सुभद्रा विद्यालय से लौटी तो देखा घर के आंगन में चारपाई पर वीरेंद्र बैठा है। बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे। उसके और पास में ही चारपाई से टिकी उसकी एक बैसाखी रखी थी। वीरेंद्र को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। माँ, तुमने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? वह गुस्से से चिल्लाकर बोली, अब मैं कैसे मना करती बिटिया? 60 वर्षीय माँ कमरे से बाहर आती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो सुभद्रा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वीरेंद्र लड़खड़ाकर के उठने की कोशिश करते हुए रिया के बोला, वीरेंद्र सुभद्रा का पति सुभद्रा को 18 साल पहले छोड़कर भाग गया था सुमन के साथ। वही सुमन जो कि सुभद्रा की सगी मौसेरी बहन थी और सुभद्रा उसे सगी बहन की ही तरह प्यार करती थी। सुभद्रा जब गर्भवती थी तो उसकी खुद की कोई बहन न होने के कारण अपनी मौसेरी बहन सुमन को अपने घर बुला लिया था कई माह पहले से ही, ताकि उससे घर के कामों में थोड़ा सहारा मिल जाए और डिलीवरी के समय वह घर अस्पताल दोनों संभाल सके। सुभद्रा की सास नहीं थी और ससुर तो उसकी शादी से पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। ले दे के ससुराल में एक बड़ी ननद थी, पर वह बहुत दूर गोरखपुर में रहती थी और अपनी बड़ी गृहस्थी और जिम्मेदारी के चलते बहुत कम ही भाई वीरेंद्र के पास अमरोहा आ पाती थी। बेटे सौरभ के जन्म लेने के कुछ दिन बाद सुभद्रा अपने मायके माँ के पास आ गई, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको बुला रही थी और नाती को देखना भी चाहती थी। सुभद्रा बीएड पास थी और एक विद्यालय में पढ़ाने जाती थी। सौरभ के जन्म के कुछ समय पहले उसने 3 माह का अवकाश विद्यालय से ले लिया था। मायके पहुंच उसे कुछ ही दिन हुए होंगे कि पड़ोसी किशन चाचा के फोन से उसको पता चला कि उसका पति वीरेंद्र उसकी मौसेरी बहन सुमन के साथ शहर छोड़कर मकान दुकान वगैरह सब बेच कर कहीं भाग गया है और शायद चोरी छुपे उसने सुमन से शादी भी कर ली। सुभद्रा के लिए बहुत बड़ा धक्का था। यहाँ अपने ही अपनों को दगा देंगे, ऐसा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सुमन और वीरेंद्र को उसने फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की, पर उन दोनों ने अपने नंबर बदल लिए थे। सुभद्रा के मौसा मौसी भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। सुभद्रा में इतनी ताकत थी और ना इतना पैसा कि पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाती और पति को ढूंढ कर वापस लाती, कोई कानूनी कार्रवाई करवाती। नियति को स्वीकार कर लिया था उसने और वैसे ही सौरभ तब दुधमुहा बच्चा ही था, उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। जब पति ही दिल से ही अपना ना हुआ उसका, तो अब और क्या उम्मीद रखना उससे। यह सोचकर वह सब भूल कर फिर से अपनी दिनचर्या में लग गई। मकान किराए पे लेना पड़ा उसको और उसने अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया। वह सुबह स्कूल चली जाती और माँ सौरभ की देखभाल करती। बाद में कुछ साल बाद अपने किसी जान पहचान वालों से ही उसको पता चला कि वीरेंद्र दिल्ली भाग गया था। वहीं कुछ साल बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसका एक पैर लगभग बेकार हो गया है और वह बैसाखी के सहारे चलता है। वहाँ जाके उसने कोई दुकान खोल ली थी, उसने वह भी बंद हो गई है। सुमन भी सारे जेवर वगैरह लेके उसको छोड़कर चली गई थी और उसका कहीं और विवाह हो गया था। मैंने चाय पिला दी दामाद जी को। माँ बोली, दामाद? कैसा दामाद? सुभद्रा बेगात्मा हंसी हंसते हुए बोली, आपके यह दामाद जी उस वक्त कहाँ थे जब नन्हे सौरभ को मैं अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। बचपन में कमजोरी होने के कारण जब सौरभ को जब तब निमोनिया हो जाता था और इसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था, तब पूरी रात अकेले अस्पताल में मैंने इसकी चिंता में काटी। तब मुझे सहारा देने वाला, मेरी हिम्मत बढ़ाने वाला मेरा पति कहाँ था मेरे पास? वो तो मुझे अकेला छोड़कर मेरी ही धोखेबाज मौसेरी बहन के साथ रंगरलिया मना रहा था, हम सबको भूल के। आज 20 साल बाद इसको हमारी याद आई। सुभद्रा गुस्से में कांपती हुई बोली, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। उसके पति ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो सुभद्रा, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है, दुकान भी बंद हो गई है। सुमन तो बहुत पहले ही मुझे छोड़ के चली गई मेरे एक्सीडेंट के बाद। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, 7 फेरे लिए हो, तुम्हारे साथ 7 फेरे वाले वचन तो निभाओगी ना? मेरा साथ तो दोगी ना मेरी मुसीबत में? सौरभ भी बड़ा हो गया है, क्या वह अपने पिता को नहीं अपनाएगा?
वीरेंद्र याचना भरे स्वर में बोला, 7 फेरे वचन। सुभद्रा ठठा के हंस पड़ी। 7 फेरे और वचन तो तुमने भी लिए थे वीरेंद्र, उनका क्या मान रखा तुमने? मेरे जीवन का स्वर्णिम काल तो मैंने अकेले ही काट लिया, तुम्हारे धोखे की आग में जलते हुए, दुखों और अकेलापन को झेलते हुए। और सौरभ की अब याद आई तुम्हें? तुम मेरे और सौरभ के कारण नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण मेरे पास वापस आए हो, ताकि तुम जैसे अपाहिज की मैं सेवा कर सकूं, तुम्हें मैं बैठाए बैठाए कमा के खिला सकूं। अब मैं पहले की तरह भोली नहीं हूँ, समझ आ गई है मेरे अंदर भी। सौरभ कोचिंग क्लास गया हुआ है, इसके आने से पहले ही निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैं अब अकेले ज़्यादा सुख से रह रही हूँ और एकदम अपने दम पे अपने बेटे की उच्च शिक्षा भी दिलवा सकती हूँ। वह बहुत संस्कारी और मेधावी है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये ऑटो वाले भैया, सुभद्रा ने दरवाजे पे आके गली के नुक्कड़ पे खड़े ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर को आवाज़ दी। जी बहन। ड्राइवर ने कहा, जी बहन जी। ऑटो रिक्शा वाला पास आकर बोला, इन साहब को बस स्टैंड तक छोड़ आना भैया। कहते हुए उसने ऑटो वाले को किराया के पैसे दे दिए और पर्स में से 2000 रुपये निकाल कर वीरेंद्र की जेब में रख कर यह चेतावनी देते हुए उसको दरवाजे से बाहर कर दिया कि भविष्य में वीरेंद्र कभी उसको अपना मुंह ना दिखाए और उसके घर की तरफ झांकने की दोबारा हिम्मत भी ना करे, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वीरेंद्र बैसाखी के सहारे टांग घसीटता हुआ बाहर आके ऑटो रिक्शा में बैठ गया। इसके बाहर निकलते ही सुभद्रा ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और अपने लिए चाय बनाने किचन में चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।